जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से 40 प्रश्न, जहां से एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारत में किसानों को अल्पकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाली किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी वो 1998 ईस्वी में नाबार्ड की सिफारिश पर की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है। तो जो भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सिफारिश करती है वो आपकी कृषि लागत और मूल्य आयोग संस्था करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र के विकास से है। तो जो भारत में नीली क्रांति है उसका संबंध ध्यान रखिए मत्स्य पालन से है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध किस कृषि उत्पाद से है। तो जो पीली क्रांति का संबंध था वो तिलहन उत्पादन से था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार के तहत पहला कानून कौन सा पारित किया गया था। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद में जो भूमि सुधार के तहत जो पहला कानून लागू किया गया था वो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की जोत का ब्यौरा रखने हेतु किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो किसानों की जोत का ब्यौरा रखने हेतु किसान बही योजना शुरू की गई थी वो 1992 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली ऐसी बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं और सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यह क्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली ऐसी बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं और जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होती है, ये आपकी प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। तो ऑप्शन है डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। तो भारत में खुदरास्फीति को मापने के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के आंकड़े जारी किए जाते हैं वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो जो भारत में अभी थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का जो बेस ईयर है वो 2011 से 2012 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं और मुद्रा का क्रय मूल्य घटता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं और जो मुद्रा का क्रय मूल्य होता है वो घटता है तो इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टैगफ्लेशन आर्थिक स्थिति का वह रूप है जिसमें क्या देखा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो स्टैगफ्लेशन है उसमें उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी एवं आर्थिक मंदी को देखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा से क्या अभिप्राय है। तो जो राजकोषीय घाटा है वो ध्यान रखिए सरकार का कुल व्यय जिसमें उधार को छोड़ करके कुल प्राप्तियां होती हैं, यानी सरकार का कुल व्यय होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। तो जो भारत में शून्य आधारित बजट की जो शुरुआत की गई थी वो सबसे पहले 1987 के और 88 के बजट में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक घाटा प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में से क्या घटाया जाता है। तो प्राथमिक घाटा निकालने के लिए ध्यान रखिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने हेतु FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो जो राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने हेतु जो FRBM अधिनियम लागू हुआ था वो 2003 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को अध्यादेश द्वारा एक वैधानिक निकाय का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। तो जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी को अध्यादेश द्वारा एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था वो 1992 में दिया गया था। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन एवं विकास करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो जो भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन और विकास करने वाली सर्वोच्च संस्था है वो IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का प्रमुख संवेदी सूचकांक कौन सा होता है। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका संवेदी सूचकांक निफ्टी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ट्रेजरी बिल्स अल्पकालिक ऋण जुटाने के लिए किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो जो भारत में ट्रेजरी बिल्स होते हैं वे अल्पकालिक ऋण जुटाने के लिए केवल भारत सरकार यानी RBI के द्वारा लागू किए जाते हैं यानी जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि म्यूचुअल फंड और कंपनियों के IPO का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो म्यूचुअल फंड और कंपनी के जो IPO का विनियमन होता है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पेंशन क्षेत्र का नियमन करने वाली संस्था PFRDA का पूर्ण रूप क्या है। तो जो पेंशन क्षेत्र का नियमन करने वाली संस्था PFRDA है उसका पूरा नाम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शेयर बाजार में इस्तेमाल होने वाले शब्द बुल और बेयर का क्या अर्थ होता है। दोस्तों ध्यान रखिए जो शेयर बाजार में बुल और बेयर शब्द होते हैं उनका अर्थ होता है जो बुल शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है तेज रड़िया यानी तेजी से बढ़ोतरी, और जो बेयर शब्द होता है उसका अर्थ होता है मंदड़िया यानी तेजी से गिरावट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पात्र किसान होते हैं उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा, जिसमें शायद 4 महीने बाद 2-2 हज़ार करके किस्तें आती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए जो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी वो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की अधिकतम राशि सीमा कितनी है। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो शिशु ऋण दिया जाता है उसकी अधिकतम राशि सीमा 50,000 रुपये तक है। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिए जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा था उसका अधिनियम 2005 में पारित हुआ, जिसके बाद में 2009 में ये पहले तो नरेगा नाम से शुरू हुआ था लेकिन जो 2009 में से मनरेगा नाम से शुरू किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने हेतु मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने हेतु मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य किन्हें 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना है। तो जो स्टैंड अप इंडिया योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण, ध्यान रखिए, अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को ऋण देना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में कितने प्रमुख स्तंभ हैं। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में ध्यान रखिए 7 स्तंभ यानी 7 इंजन हैं, तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष मुद्रा SDR का पूर्ण रूप क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्रा SDR का पूर्ण रूप ध्यान रखिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना GATT के स्थान पर किस वर्ष की गई थी। तो जो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना की गई थी वो GATT के स्थान पर 1995 में की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के भुगतान संतुलन में वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात तथा प्रेषित धन को किस खाते में दर्ज किया जाता है। तो जो भारत के भुगतान संतुलन में जो वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात तथा प्रेषित धन को जो दर्ज किया जाता है वो ध्यान रखिए चालू खाते में किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संदर्भ में स्वचालित मार्ग का क्या अर्थ है। तो जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जो FDI, इसके संदर्भ में स्वचालित मार्ग का जो अर्थ है वो है बिना सरकार या RBI की पूर्व अनुमति के निवेश करना, तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB का जो मुख्यालय है वो ध्यान रखिए फिलीपींस के मनीला में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत में गरीबी रेखा के निदान हेतु गठित तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट दी थी। तो जो भारत में गरीबी रेखा के निदान हेतु गठित तेंदुलकर समिति है उसने अपनी पहली रिपोर्ट ध्यान रखिए 2009 में दी थी, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नई तकनीक या उद्योग में बदलाव आने के कारण पुरानी कुशलताओं के अप्रासंगिक हो जाने से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं। तो जो नई तकनीक या उद्योग में बदलाव आने के कारण जो पुरानी कुशलताओं के अप्रासंगिक हो जाने के कारण जो उत्पन्न हुई बेरोजगारी होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गिग अर्थव्यवस्था शब्द का तात्पर्य किस प्रकार के रोजगार मॉडल से है। तो जो गिग अर्थव्यवस्था शब्द का तात्पर्य है वो ध्यान रखिए फ्रीलांस, पार्ट टाइम एवं अस्थायी अनुबंध आधारित रोजगार से है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य था वो हरियाणा था, तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि भारत में मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।